इस वीडियो में हम जेएनयू के एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर जो कि 2013 में हुआ था, इसके पेपर 2 को करेंगे। इसमें जीके के 50 क्वेश्चन आए थे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न। लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज करके अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। जो ये राजीव गांधी खेल रत्न है, इसको 1991 और 92 में इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। और सबसे पहले ये खेल रत्न विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो कि एक चेस प्लेयर है। और जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, ये 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को, क्योंकि हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं और 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2026 में तो 29 अगस्त को दिए जाएंगे, तो 2025 के इम्पोर्टेंट हैं। 2025 में ये 4 प्लेयर्स को मिला है। सबसे पहले हैं डी गुगेश, ये एक चेस प्लेयर हैं। उसके बाद मन्नू बाकर को मिला है शूटिंग में। हरमनप्रीत सिंह, इनको मिला है हॉकी में। और प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट हैं हाई जंप के। तो 4 प्लेयरों को मिला है, ये ध्यान रखने आपने। एक और चीज़ याद रखो, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इस खेल रत्न में प्लेयर्स को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में एक मेडल और सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और सबसे पहली बार नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। उसके बाद इसको हर साल बनाते हैं। और इलेक्शन से एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको पता है 61वें संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था, इसमें हमारी वोटिंग एज 21 साल से 18 वर्ष कर दी थी, ठीक है। और इसको लागू किया गया था 1989 में। अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन, या आप कह सकते हो हेड, ये होता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। इसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। और इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, जो पहले पूरा हो तब तक। अब देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग और उसके बाद UPSC के चेयरमैन, इन तीनों का कार्यकाल यही है। उसके बाद भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये थे सुकुमार सेन। भारत में सबसे पहली बार 1951-52 में इलेक्शन हुए थे, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। और करंट में जुलाई 2026 के हिसाब से प्रेजेंट हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति का मतलब होता है चांसलर। ये जुलाई 2026 के हिसाब से हैं कनवाल सिब्बल। अब आपको चांसलर से यही याद रखना है। उसके बाद आपको रखना है पहला वाइस चांसलर। वाइस चांसलर को कहते हैं हिंदी में कुलपति। ये थे G पार्थसारथी। और जो फिलहाल करंट में वाइस चांसलर, ये इम्पोर्टेंट है, ये हैं शांति श्री पंडित। और ये पहली महिला वाइस चांसलर है JNU की। नेक्स्ट, फोर्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष कौन है? यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन जुलाई 2026 के हिसाब से अब हैं डॉक्टर विनीत जोशी।
जिन बच्चों का जेएनयू में एग्जाम है वो ध्यान रखो, ये जो जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, देखो बार बार में यही पूछ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, चीफ जस्टिस, तो आपको ये सभी पोस्टें याद रखनी हैं। ठीक है, एक लिस्ट बना लो इनकी, पहला कौन था और करंट में कौन है। और जेएनयू से रिलेटेड मैंने बता दिया, इसका करंट वाइस चांसलर कौन है, फर्स्ट चांसलर कौन था, ये सभी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। उसके बाद आओ यूजीसी। यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके पहले चेयरमैन थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये वही व्यक्ति हैं जो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे। मैंने इंडियन क्यों कहा, क्योंकि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे सर ओसबोरन स्मिथ, लेकिन ये इंडियन नहीं थे, ये एक ब्रिटिश बैंकर थे, इसलिए फर्स्ट इंडियन कौन थे, सीडी देशमुख, जो यूजीसी के पहले चेयरमैन भी थे। यूजीसी से और क्वेश्चन पूछेगा, यूजीसी की स्थापना कब हुई, 1956 में। भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है वैधानिक निकाय, ये यूजीसी ही है। अब जो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं, जैसे पार्लियामेंट के एक्ट के बाद जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन किया जाता है, इसमें आती हैं जैसे यूजीसी आ गया, आरबीआई, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ें संवैधानिक नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हमारे संविधान में इनका कहीं पे जिक्र नहीं है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उनको कहते हैं जैसे कैग, यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हमारे आर्टिकल में हैं, इसलिए वो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसी यूजीसी के अंडर आती हैं 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इंडिया में टोटल फिलहाल हैं करंट में 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है जेएनयू। जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 2026 में जेएनयू की फर्स्ट रैंक रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये यानी टॉप यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। जुलाई 2026 के हिसाब से हैं निर्मला सीतारमन जी, और ये भारत की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगर ये पूछे तो भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, तो पहली पूछे तो वो थी इंदिरा गांधी, लेकिन ये फुल टाइम नहीं थी। अगर पहली फुल टाइम पूछे तो निर्मला सीतारमन आएगा आंसर, डिफरेंस को नोट करो। अगर ये पूछे भारत का पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, यानी पर्सन की बात दे दे, मेल हो या फीमेल, तो वो थे आर.के. शनमुखम सेट्टी। एक बार हिंदी में और लिख देता हूँ, शनमुखम। इन्हीं के द्वारा ही पहली बार बजट, स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट 1947 में इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। और बजट को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। अब बजट से ही देख लो जितने क्वेश्चन बनते हैं। बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता है। देखो 2017 से पहले क्या होता था, 2017 से पहले बजट को हम 28 या 29 फरवरी, यानी फरवरी के लास्ट डेज को पेश करते थे। लेकिन 2017 से क्या हुआ, इस बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और जो पहले रेलवे के लिए अलग बजट होता था, लेकिन 2017 से संयुक्त बजट पेश किया जाता है, यानी इसी में अब जो बजट पेश किया जाएगा इसी में रेलवे का इंक्लूड है, उसके लिए अलग से बजट पेश नहीं किया जाता। उसके बाद बजट हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में है, लेकिन बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है हमारे संविधान में। बजट की जगह पर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। करंट में है श्री ओम बिरला। अगर पहले स्पीकर की बात करूं तो वो थे जीवी मावलंकर।
और जीवी मावलंकर को ही हम फादर ऑफ लोकसभा के नाम से जानते हैं। पहली महिला स्पीकर कौन थी लोकसभा की? वो थी मायरा कुमार। नोट करो, ये कुमार है लेकिन ये है फीमेल, कुमारी नहीं है। और जो स्पीकर है लोकसभा का अध्यक्ष है, इसके बारे में आर्टिकल 93 में बताया गया कि हमारे संविधान में ये बताया गया है कि स्पीकर की एक पोस्ट होगी जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और उसके बाद आर्टिकल 108 में ये बताया गया है कि जो जॉइंट सिटिंग होगी लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता भी स्पीकर के द्वारा ही की जाएगी। आर्टिकल 108 है जॉइंट सिटिंग से संबंधित, ठीक है। जो ये आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग होगी, इसके लिए दोनों सदनों को बुलाएगा प्रेसिडेंट, लेकिन उस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करेगा स्पीकर। ये ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लेना बुलाता कौन है, तो बुलाएगा प्रेसिडेंट, अध्यक्षता करेगा स्पीकर। उसके बाद एक और चीज देख लो, पहला डिप्टी स्पीकर। पहला डिप्टी स्पीकर कौन था? एम अनाथास्यम अयंगर ये थे, ठीक है। लेकिन करंट में कौन है? करंट में ये पोस्ट वैकेंट है, पिछले कई सालों से ये वैकेंट ही पोस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? फिलहाल में भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? H.J. कानिया, हरिलाल जे कानिया। क्या अब तक कोई महिला भारत की चीफ जस्टिस रही है? नहीं रही। अगर ये पूछे सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले महिला जज कौन थी? मैंने महिला जज की बात की है सुप्रीम कोर्ट में, ये है एम फतिमा बेबी। ये पूछता है बहुत बार, इसलिए मैंने बता दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 126 में दिया गया है और इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल होता है 65 वर्ष। एक चीज को नोट करो, जो मैंने बताया था 65 वर्ष की आयु तक और 6 साल का कार्यकाल जो पहले पूरा हो, वो था कैग यूपीएससी के चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी इसका चेयरमैन। इनका कार्यकाल तो होगा 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए पहले। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो सिर्फ एज है 65 वर्ष, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट चलिए 8th क्वेश्चन को करते हैं। भारत के किस मंत्रालय के लिए संसद में अलग से बजट पेश किया जाता है? नहीं था, क्योंकि ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है। रेल के लिए पेश किया जाता था, मैंने बता दिया 2017 से पहले रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद इसको मर्ज कर दिया, अब संयुक्त बजट पेश किया जाता है। और बजट की डेट भी चेंज कर दी, अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, पहले फरवरी के लास्ट डे को पेश किया जाता था। और बजट को पेश फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? उत्तराखंड, लेकिन अब ये जगह है यूपी का पार्ट। आपको पता है यूपी से ये उत्तराखंड अलग हुआ था 84वें संविधान संशोधन, जो कि 2000 में हुआ था। उसके बाद जो उत्तराखंड है ये भारत का 27वां राज्य बन गया था। अब आओ चिपको आंदोलन पर। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी और चिपको आंदोलन का मेन लीडर कौन था? ये था सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन पूछता है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस चीज़ से है? तो होगा चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का एम था डिफॉरेस्टेशन को रोकना, यानी वनों की कटाई को रोकना, क्योंकि सरकार वहाँ पर पेड़ों की कटाई करना चाहती थी, तो वहाँ के लोग पेड़ों को जाकर चिपट गए थे, इसलिए ही इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान सुंदरलाल बहुगुणा ने एक क्योट दिया था, यानी एक बात कही थी वो भी पूछी जाती है। इन्होंने ये कहा था
इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि सरकार तो इकोनॉमी के लिए पेड़ काटना चाहती थी, तो इन्होंने कह दिया जो ये इकोलॉजी है ना, ये तो परमानेंट इकोनॉमी है, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो आप। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, टोबैको की ट्रपेलर किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? जूट। अब जूट से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहली जूट मिल भारत में कब और कहाँ लगी? ये 1859 में रिसरा, जो कि कोलकाता में है, रिसरा के पास लगी थी कोलकाता में। ठीक है, रिसरा भी दे देता है कई बार ऑप्शन में और कई बार कोलकाता। दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट इंडिया में होता है, और इंडिया के बाद सेकंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश में। भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। उसके बाद नेशनल जूट पॉलिसी, इसको 2005 में लाया गया था। और जूट से क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी साइंस की किताब 6th क्लास की बुक में एक 3rd चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जूट के बारे में। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, और जूट को स्टेम यानी तने से प्राप्त किया जाता है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पूछेगा कि जूट को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है। और इसकी बुआई यानी इसको कल्टीवेट रेनी सीजन में किया जाता है। उसके बाद फ्लावर आने के बाद फ्लावरिंग स्टेज में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पर आओ। वर्ष 2012 का ओलंपिक खेल किस शहर में हुआ था? लंदन। अब सभी इंपॉर्टेंट ओलंपिक गेम करा रहा हूँ आपको। पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे एथेंस में, जो कि एक ग्रीक की राजधानी, 1896 में। उसके बाद 2008 में हुए थे बीजिंग, चाइना की राजधानी। 2012 में लंदन, ये तो पूछा ही गया है। 2016 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील। 2020 में टोक्यो। 2024 में हुए थे पेरिस। 2028 में होंगे लॉस एंजल्स यूएसए में। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल। अब देखो ये होती है स्प्रेडशीट, मान लो इसमें जो ये बॉक्स होता है ना, इसी को कहते हैं सेल। स्प्रेडशीट के उदाहरण देख लो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो स्प्रेडशीट है उसका नाम है एक्सेल, ये तो नॉर्मल ही बात है। और जो गूगल की तरफ से आती है उसे कहते हैं गूगल शीट। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, किस सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग की जाती है? एक्सेस, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। बाकी ऑप्शन देखो, पावर पॉइंट को हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए, और वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट, प्रस्तुतिकरण के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर क्या है? पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? ये होगा .pptx। ठीक है, जैसे पीडीएफ का होता है .pdf, इसी प्रकार ये होता है पावर पॉइंट का। और जो ये पावर पॉइंट है ये माइक्रोसॉफ्ट का है सॉफ्टवेयर। गूगल के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल स्लाइड्स, और एक और है इंडिया का बहुत अच्छा जिसका नाम है जोहोसो। नेक्स्ट, आईपीसी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंडियन पिनल कोड, और इसको 1860 में इनेक्ट किया गया था और 1862 में इसको लागू कर दिया था। और इसको लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे मैकोले। अब इतने सालों से अंग्रेजों की जो आईपीसी धाराएं हैं वो चलती आ रही थी, तो 2023 में इंडियन सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया। अब आईपीसी की जगह इसका नाम है
भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये तो सभी बच्चों को पता है। ये बताओ, भारत में सबसे पहले ATM किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था HSBC के द्वारा, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, 1987 में मुंबई में। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, JNNURM का पूरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। अब देखो, बी और डी एक जैसे ऑप्शन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे रिनोवेशन है और यहाँ पे रिन्यूअल, तो आपको रिन्यूअल ध्यान रखना है। और जो ये मिशन है या स्कीम है, इसको 2005 में लाया गया था। इसका एम था शहरों का विकास करना, सड़क जल सीवरेज में सुधार करना और खासकर शहरी गरीबों का विकास करना। उसके बाद गांव में भी एक 2005 में पॉलिसी आई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आई थी रूरल एरिया के लिए, जिसका नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जो इसके अंडर वर्कर काम करते हैं उसको हम कहते हैं आशा वर्कर। ये तो आपने नाम ज़रूर सुना होगा। आशा की फुल फॉर्म है अक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ध्यान रखनी है ये। नेक्स्ट, गेल का पूरा नाम क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो ये गेल है, ये एक महारत्ना PSU के अंडर आती है, जिसको सेटअप 1984 में किया गया था। नेक्स्ट, RTI का पूरा नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI को 2005 में लाया गया था और जो ये RTI है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट यानी एक हमारा मौलिक अधिकार है, जिसको आर्टिकल 19(1)(b) के अंडर रखा गया, 1A के अंडर रखा गया है। आर्टिकल 19(1)(a) क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है राइट टू नो, जानने का अधिकार। उसके बाद RTI को लागू करने वाला पहला देश था स्वीडन। 20वां क्वेश्चन, RTE का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन। RTE एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। लेकिन उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, जो कि है राइट टू एजुकेशन। इसमें यह सरकार की जिम्मेदारी है 6 से 14 साल के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ये हो गई फंडामेंटल ड्यूटी की बात। फंडामेंटल राइट भी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 21A के अंडर। आपको पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। और जो राइट टू एजुकेशन है, ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके भी अंडर आते हैं आर्टिकल 45 में। DPSP वैसे पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। RTE राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और फंडामेंटल राइट भी है और DPSP के अंडर भी आती है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, इसको करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर आप JNU के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो JNU का, जूनियर असिस्टेंट, MTS स्टेनोग्राफर, आपको JNU की सभी वीडियो देखनी है, ताकि आपको GK का आइडिया लग जाए कि GK किस प्रकार की पूछता है। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल के साथ कर रहे हैं। चलिए इसको करते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 2026 के हिसाब से बताओ फिलहाल करंट में कौन इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये है खालिद अल अनानी। नेक्स्ट, WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसको 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसलिए ही हम टिम बर्नर्स ली को फादर ऑफ WWW के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मतदाता सूची तैयार करने की जवाबदेही किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करा दिए। नेक्स्ट करो अब। पीलिया शरीर के किस अंग की बीमारी है? यकृत, यानी ये लीवर की बीमारी है। जो पीलिया होता है ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। पीलिया में क्या होगा, जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड का जब भी ब्रेकडाउन होगा, ब्लड में होती हैं आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें एक येलो बिलिरुबिन निकलता है। लेकिन जब इस येलो बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारी आइज और जो हैंड है इनका कलर वाइट येलो हो जाता है, वाइट और येलोइश। तो ये एक सिम्टम है, ठीक है। वैसे देखो जर्नली हम देखें ना, पीलिया एक बीमारी नहीं है, पीलिया एक सिम्टम है यानी लक्षण है। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस A B C D E, उसके बाद लीवर कैंसर, लीवर की बीमारी तो है ही, उसके बाद लीवर साइरोसिस और दर्जनों बीमारियां हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। देखो अगर कोई बच्चा है यानी जन्म के टाइम पे हमारे शरीर में टोटल हड्डियां होती हैं 300। जैसे ही हम अडल्ट होते हैं तो कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो अडल्ट तक रहती हैं 206 हड्डियां। उसके बाद हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जिसे हम थाई बोन, जांघ की हड्डी कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, उनमें से सबसे छोटी है स्टेपिस। और देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था HTET 2026 का एग्जाम जो हुआ है उसमें, उसको मैंने एनालाइज किया जीके का पोर्शन, तो उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा था, चरक के अकॉर्डिंग मानव शरीर में कितनी हड्डियां थी, यानी कितनी हड्डियां होती हैं? 360। अब चरक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और चरक को ही हम कहते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा, और इन्हीं को कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। अगर मैं ये पूछूं फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं ओवरऑल, तो वो कहते हैं हिपोक्रेट्स को। अब पहले क्या होता था, अगर कोई भी डॉक्टर बनता था तो उसको हिपोक्रेट ओथ दी जाती थी, हिपोक्रेट शपथ, ताकि जो डॉक्टर बने वो अपना काम अच्छे से करे, ईमानदारी से अपना काम करे, तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेट ओथ। लेकिन 2022 में भारत सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, अब इस शपथ का नाम है चरक शपथ, क्योंकि हमारे पास भी तो है चरक, ये भी तो बहुत बड़े इंडियन मेडिसिनियर थे। देखो वैसे अगर हम बात करें नॉलेज की, तो वो चाहे यूरोप की हो चाहे इंडिया की, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो नाम चेंज करने का वो है, ये एक अच्छा स्टेप है, ताकि जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हमें धकेला गया था ना, उसके रिगार्डिंग ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है।
ये भी पूछता है किस सेल के द्वारा, बीटा सेल, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल को, शुगर कहूँ तो स्पेसिफिकली ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाएगा और उसी सिचुएशन का नाम है डायबिटीज। और इंसुलिन से एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो इंसुलिन के सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन यानी रिलीज होने में मदद करता है? उसका नाम है जिंक। ये बहुत कम बच्चों को पता है। नेक्स्ट, पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। ये 10 डिजिट मतलब 10 अल्फा न्यूमरिक नंबर होते हैं। और एक पेन की दूसरी भी फुल फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है परसेंस अक्रॉस नेशन। जैसे मैं ये कह दूं कि पेन इंडिया कोई चीज़ मिल रही है तो वो पूरे इंडिया में चीज़ मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, गैलीलियो का मुख्य खोज क्या है? टेलीस्कोप। देखो वैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज नहीं की थी, इन्होंने टेलीस्कोप में सुधार किया था। सबसे अच्छा वर्जन इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था जो कि 1609 में पेश किया था इन्होंने। और जो गैलीलियो हैं ये इटली देश के वैज्ञानिक थे। और गैलीलियो गैली को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न साइंस और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछता है, वे पहले साइंटिस्ट या व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्पीड को डिफाइन किया था? स्पीड को इन्होंने डिफाइन किया था। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बटे टाइम। ये इन्हीं के द्वारा ही डिफाइन की गई थी। और इनके द्वारा ला दिया गया था लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। इसी नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो। ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये सोचेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन ने दिया था। नहीं, न्यूटन ने नहीं दिया था। न्यूटन ने तो इसको प्रोपाउंड यानी इस पर और चर्चा की थी। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, उसका जो पहला है न्यूटन का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया को दिया था गैलीलियो गैली ने। और गैलीलियो गैली ने कहा था अगर हम वैक्यूम में ऑब्जेक्ट को गिराएंगे यानी 4-5 ऑब्जेक्ट मान लो, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो वे सभी ग्राउंड को सेम टाइम पर टच करेंगे क्योंकि अब जी की वैल्यू सेम होगी। और इनकी एक बुक इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो, ये भी पूछी जाती है, द लिटिल बैलेंस। नेक्स्ट, किस राज्य में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है? असम। और इस बिहू के त्यौहार से प्रभावित होकर ही सतरिया, जो कि एक हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ये बना था। ये पूछता है कि सतरिया नृत्य जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है ये किस नृत्य से प्रभावित था? बिहू नृत्य से। वैसे ये तो त्यौहार की बात है लेकिन मैं डांस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और जो ये बिहू फेस्टिवल है ये साल में 3 बार बनाया जाता है, तीनों बार इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले है रोंगाली बिहू, ये सबसे पॉपुलर है। इसको बनाया जाता है अप्रैल के महीने में जब असमिया नववर्ष लगता है, नववर्ष की शुरुआत होती है और वसंत उत्सव होता है ये। दूसरा है कुंगाली बिहू, ये अक्टूबर में मनाया जाता है फसल की अच्छी वृद्धि के लिए। तीसरा है बोगाली बिहू, इसको जनवरी में मनाते हैं, ये फसल कटाई का उत्सव है। ये सभी ध्यान रखने हैं, सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये सभी पूछे गए हैं। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार। और इन्हीं के द्वारा ही नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी।
इनको 1999 में भारत रत्न मिला था। इनकी दो बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखनी है। पहले इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है रागामाला, और एक इनकी फेमस बुक है माई म्यूजिक माई लाइफ। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है, तो इनमें से कोई नहीं है। ये फिलहाल है हुबली जंक्शन, जो कि है कर्नाटक राज्य में। इससे पहले होता था गोरखपुर जंक्शन, ये यूपी में है। और जो ये हुबली जंक्शन है, भारत का ही नहीं वर्ल्ड का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जवार टनल किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था, और 2013 के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जवार टनल के बाद भारत का सबसे जो लंबा हाईवे टनल है वो बना था अटल टनल, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन फ़िलहाल अब आपको ये ध्यान रखना है, अब भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग रक्त का 40% ऑक्सीजन खर्च करता है? मस्तिष्क, क्योंकि ब्रेन के द्वारा ही हमारा जो पूरा शरीर है उसको कंट्रोल किया जाता है। जो ब्रेन है ये हमारे जो रक्त है उसमें से 20 से 40% ऑक्सीजन को अकेले यूज करता है। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर यूज होती है? एनर्जी आप ला लो ग्लूकोज, क्योंकि इसी की फॉर्म में मिलती है, तो वो होती है मसल्स के द्वारा। लगभग 20% एनर्जी अकेले मसल यूज करती है हमारी। नेक्स्ट, पेंसिल का लीड किस पदार्थ से बना होता है? ग्रेफाइट। ये देखो, ये होती है पेंसिल, और जो इसके आगे वाला होता है ना, ये इसको बोलते हैं लेड। देखो, लेड एक धातु भी होती है जिसको पीबी से डिनोट करते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये बनी होती है ग्रेफाइट से। और जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का एक एलोट्रोप यानी अपरूप है। कार्बन के जैसे बहुत सारे अपरूप हैं, जैसे डायमंड वो सबसे कठोर है, एक है फुलरीन और एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मुलायम है, और जो ये ग्रेफाइट है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है। और ग्रेफाइट को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी उपयोग करते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मॉडरेटर और दूसरा होता है कंट्रोलर। मॉडरेटर क्या करेगा? जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है, और इन मॉडरेटर के रूप में हम यूज करते हैं ग्रेफाइट को, D2O हैवी वाटर और H2O को। और कंट्रोलर का काम होता है जो न्यूट्रॉन निकलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, ताकि जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल वे में चलती रहे। और कंट्रोलर के रूप में हम बोरोन और कैडमियम की रोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने, और इसका निर्माण 1656 में पूरा हो गया था। और दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसको लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन और सफेद संगमरमर के द्वारा बनाया गया है। अब देखो, जो जितनी भी मस्जिदें हैं मुगल काल में ये इम्पोर्टेंट हैं, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो देखो यहाँ पर क्लियर करेंगे। शाहजहां के द्वारा एक तो दिल्ली की जामा मस्जिद, और शाहजहां के द्वारा आगरा में जामा मस्जिद बनवाई गई थी, और आगरा में मोती मस्जिद इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी।
अगर मैं ये पूछूं शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया था, उस लाल किले में भी है एक मोती मस्जिद, इनके द्वारा बनाया गया था लाल किला। उसमें जो मोती मस्जिद है ना, उसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया, उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ये कन्फ्यूजन करता है बच्चों को। ठीक है, लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन उसमें मोती मस्जिद औरंगजेब ने। उसके बाद एक जामा मस्जिद को अकबर ने बनवाया था, ये इनके द्वारा बनाई गई थी फतेहपुर सिकरी में। और इसको जो यहाँ पे जामा मस्जिद है, इसको हम कहते हैं शान फतेहपुर। उसके बाद एक बाबर के द्वारा भी मस्जिद बनाई गई थी, इसका नाम था काबुली बाग मस्जिद, ये पानीपत में बनाई थी। आपको पता है कि बाबर का पानीपत में युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने अपनी जीत की खुशी में यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। अब देखो, कुतुब मीनार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो यहीं पे डिस्कस करेंगे। ये है कुतुब मीनार, इसमें टोटल 5 मंजिल हैं, 1 2 3 4 5। ये भी पूछता है कुतुब मीनार में टोटल कितनी मंजिल हैं? 5 मंजिल हैं। और कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर। एक और चीज़ को ध्यान रखो, ताजमहल की हाइट भी पूछता है, ताजमहल की हाइट है 73 मीटर। अब एक चीज़ को देखो, जो कुतुब मीनार है ना, वो ताजमहल से छोटी है, यानी ताजमहल की लंबाई कुतुब मीनार से ज़्यादा है। देख लो कितना सरप्राइजिंग फैक्ट है। अब इनमें जैसे ये पहली मंजिल है कुतुब मीनार की, ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक ही आंसर ला के आते हैं। ठीक है, इन्होंने ये पहली मंजिल बनवाई थी, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी ये बनवाई थी इल्तुतमिश ने। अब ये पूरी हो चुकी थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद यहाँ पर बिजली गिरी और ये टूट गई थी मंजिल। ठीक है, उसके बाद इस मंजिल को रिपेयर करवाया और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक नहीं है, वरना उसका आंसर ये होता, क्योंकि 5वीं मंजिल का निर्माण और यहाँ पे रिपेयरिंग का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। कुतुब मीनार को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है और इसको यूनेस्को साइट 1993 में डिक्लेयर किया गया था। और ये भी क्वेश्चन देखा था एक मैंने, कुतुब मीनार को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? ये एक मीनार बनाई गई थी कॉल फॉर प्रेयर के लिए, यानी जैसे जब नमाज होती थी तो उससे पहले लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कॉल देने के लिए एक मीनारेट बनाई गई थी। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रास बिहारी बोस। देखो बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना एक बार। इंडियन नेशनल आर्मी, इसके संस्थापक या इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया आया था रास बिहारी बोस के दिमाग में जब ये जापान में थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया, ये निर्णय लेते हैं बैंकॉक में जाके, जो कि है थाईलैंड की राजधानी। उसके बाद 1942 में, ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी के पहले कमांडर ये थे कैप्टन मोहन सिंह। अब जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया, 1943 तक ये थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी थी और उस टाइम एक प्रोमिनेंट लीडर भी आ चुके थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो 1943 में नेताजी के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था और 1943 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन याद रखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही इंडियन नेशनल आर्मी में पहली महिला रेजिमेंट को चालू किया था और उस रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। और इस झांसी की रानी रेजिमेंट की कैप्टन होती थी लक्ष्मी सहगल।
लक्ष्मी सहगल ये वही महिला हैं जो देखो जब 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने थे, तो ये पूछता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने किसको हराया था, तो ये वही लक्ष्मी सहगल हैं, इन्हीं को हराया था। ठीक है, आप एक बार फोटो देखो लक्ष्मी सहगल की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। नेक्स्ट, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो राज्य का राज्यपाल है यानी गवर्नर, इसके बारे में आर्टिकल 153 में बताया गया है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसमें एक चीज़ को ऐड किया गया था, किन्हीं भी 2 स्टेटों का एक गवर्नर हो सकता है और किन्हीं भी 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। आर्टिकल 155 में ये बताया गया है कि जो गवर्नर होगा उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू जी। ये यूपी की राज्यपाल रही थी 1947 से लेके 1949 तक। उसके बाद राज्यपाल से याद रखो, राज्यपाल बनने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष और इसका टेन्योर होता है 5 साल तक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस शहर में स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एक ट्राई सर्विस एकेडमी है, यानी यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों कैडेट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। और आपको ध्यान रखना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? ये है देहरादून में, उत्तराखंड। इंडियन नेवल एकेडमी ये है एजिमाला, केरला में। केरला का फिलहाल नाम केरलम कर दिया है। और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ये है दुंदिगाल, तेलंगाना में। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र, यानी इनको 1998 में वेलफेयर इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज मिला था और इसके 1 साल के बाद ही 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब इनकी बुक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर हैं भैया, इनकी बुक तो आप रट लो। पॉवर्टी एंड फेमाइन, उसके बाद ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी, और एक और बुक याद रखो ये भी पूछी जाती है, रिसोर्सेज, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। एक बार 3 बुक को ध्यान से देखो, पॉवर्टी एंड फेमाइन, ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी, रिसोर्सेज, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। और अमर्त्य सेन से क्वेश्चन देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कंसेप्ट दिया किसने था? ये दिया था महबूब उल हक। ये पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स हैं, इनके साथ अमर्त्य सेन का भी योगदान था। और जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये रिपोर्ट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। 2026 में अभी पब्लिश नहीं हुई है, 2025 में याद रखो आप। फर्स्ट रैंक रही है आइसलैंड की और इंडिया की रैंक रही है 193 देशों में से। ये है इंडिया की रैंक और सबसे लास्ट रैंक है साउथ सूडान की। और क्या बताऊं, यूएनडीपी का ध्यान रखो, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कब गठित किया गया? 14 अक्टूबर 2003। अब आप सिर्फ इसका ईयर याद रखो, 2003। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन
कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी फ़िलहाल में करंट चेयरमैन है रवनीत कौर। इसका एम क्या है, ये क्या काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड में फेयर कंपटीशन रहे, और जो ये इंश्योर करता है कि सभी को फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो, सभी को व्यापार करने की आज़ादी हो, और जो ये कंज्यूमर के राइट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर। नेक्स्ट, ऑस्कर 2013 के लिए किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था? दी गुड रोड, और ये एक गुजराती मूवी थी, लेकिन ये जो फाइनल है उसमें जगह नहीं बना पाई थी। अब ये बताओ, क्या अब तक कोई इंडियन मूवी ऑस्कर प्राइज जीती है? नहीं। देखो, दो मूवी हैं, इनमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एक तो गांधी जो 1982 में आई थी, और एक स्लम डॉग मिलियनेयर जो आई थी 2008 में। दोनों हिंदी मूवीज हैं, लेकिन ये इंडियन मूवीज में नहीं काउंट की जाती। ये ब्रिटिश प्रोडक्शन हाउस के द्वारा रिलीज की गई थी, इसलिए इनको हम इंडियन मूवी में इंक्लूड नहीं करते। इनके द्वारा ऑस्कर जीते गए हैं, हालांकि इनमें इंडियन एक्टरों ने काम किया है, उनको ऑस्कर मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सोर्बिक एसिड का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट आओ, विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, और इसको हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, इस बीमारी में आपकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। और जो विटामिन डी है, ये कैल्शियम के सिंथेसिस यानी अवशेषण में, यानी इसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अब देखो, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, कैल्शियम भी कम एब्जॉर्ब हो पाएगा, यानी इसका सिंथेसिस भी कम होगा। और आपको पता है, इससे रिकेट नाम की बीमारी होगी, तो कैल्शियम कम होगा, तो हमारी हड्डियां हैं ये कैल्शियम से ही तो बनी होती हैं। ठीक है, इसलिए इनका रिलेशन डायरेक्ट ही है। उसके बाद अब विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल। ये आपकी स्किन को अच्छा रखता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कह देते हैं। नेक्स्ट, आमतौर पर ट्रांजिस्टर्स किस तत्व से बनता है? सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी मेटलॉइड है। इसको हम SI से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर है 14। और सिलिकॉन से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। अर्थ की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिलता है ऑक्सीजन। क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ये 46%। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मिलता है सिलिकॉन। ठीक है। और जो सिलिकॉन है, इसको कंप्यूटर चिप, सोलर सेल, उसके बाद ट्रांजिस्टर, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें यूज किया जाता है। और सिलिकॉन से याद आया मुझे, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, यानी सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया, USA में। अब सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? सिलिकॉन क्या है? एक मेटलॉइड है, इसको सेमीकंडक्टर बनाने में यूज किया जाता है। और जो आपको पता है, कैलिफोर्निया USA में ही सबसे ज़्यादा ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, जहाँ पे कंप्यूटर की चिप बनती हैं। इसी कारण इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगर इंडिया में सिलिकॉन वैली का किसे कहा जाता है ये पूछो, तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। उसके बाद सिलिका का एक याद रखो, सिलिका डाइऑक्साइड। सिलिका डाइऑक्साइड हम कहते हैं क्वार्ट्ज को। ये फॉर्मूला पूछ लेता है, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ क्वार्ट्ज? ये है सिलिका डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं?
नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में है। अब देखो, ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट, ये यहाँ पर मिलते हैं तो ये हो गए नीलगिरी माउंटेन, और तमिलनाडु में डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं ये पूछूं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे। देखो, पहले इसको पुणे में प्लान किया गया था, लेकिन पुणे में कोलरा यानी हैजा की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए इसको बॉम्बे में शिफ्ट किया गया था, और ये 1885 में हुआ था। उस जगह का भी नाम पूछा जाता है। ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसमें टोटल 72 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद INC से और क्वेश्चन देख लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ओक्टेमहुम के द्वारा की गई थी। उस समय इंडिया के वाइसराय होते थे लॉर्ड डफरिन। पहले इसका नाम होता था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर इसका नाम कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोस्टर देखो, इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से करा रखी है मैंने। नेक्स्ट, किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? गुजरात। अब कपास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ लगी थी? ये लगी थी 1818 को कोलकाता में, लेकिन ये मिल एक फेलियर थी। ठीक है। इसके बाद पहली सक्सेसफुल कॉटन मिल 1854 में बॉम्बे में लगी थी। ये थी फर्स्ट सक्सेसफुल। ये पूछी जाती है बहुत बार। उसके बाद गुजरात का ही एक शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर 1861 में कॉटन मिल को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। उसके बाद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। ये है नागपुर महाराष्ट्र में। और एक चीज को और ध्यान रखो, भारत में कौन सी GM क्रॉप उगाई जाती है? भारत में एक ही GM क्रॉप उगाई जाती है, उसका नाम है बीटी कॉटन। और इस GM क्रॉप को नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट यानी उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इसमें नरमा कहते हैं। अब मैं बता रहा हूं कॉटन के वे क्वेश्चन जो NCERT की 6ठी क्लास से बहुत बार पूछे जाते हैं। कॉटन एक खरीफ की फसल है और इसको कल्टीवेट करने के बाद लगभग 210 दिन का समय लगता है। 210 इसको फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए हैं। कॉटन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है ब्लैक सॉयल, इसी को हम कहते हैं कॉटन सॉयल, और इसी का दूसरा नाम है रेगुर सॉयल। और एक होता है गाइनिंग, हिंदी में कहते हैं ओटना। कपास को गाइनिंग करने का मतलब क्या है? कॉटन के फाइबर को कॉटन के सीड से अलग करना। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं फिलहाल। ये USA के संविधान से लिए गए हैं।
जिनको पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं ये। अब एक बार सभी देखो ये। सबसे पहले आते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, आर्टिकल 29-30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ये है आर्टिकल 32। इसमें अगर आप पे फंडामेंटल राइट का हनन हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 226, इसमें आप हाई कोर्ट जा सकते हो। देखो पहले हमारे पास थे 7 फंडामेंटल राइट, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको एक लीगल राइट बना दिया। अब ये एक लीगल राइट है। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और 2025 में इसकी थीम थी ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। और इससे एक चीज़ ध्यान रखो, इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में हुई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक वर्ग फीट में कितना वर्ग इंच होता है? इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, चलो इसको सोल्व करते हैं। ये है 1 वर्ग फुट का स्क्वायर। 1 फुट में होते हैं 12 इंच, तो ये 1 वर्ग फीट का स्क्वायर है, तो ये इसकी लेंथ हो गई 12 इंच। सभी साइड इक्वल हैं तो ये भी होगी 12 इंच। तो इसका एरिया होगा 12 × 12, तो हो गया 144। 1 वर्ग फीट में 144 वर्ग इंच होते हैं, तो इसका आंसर हो गया 144। हमने सभी 50 क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल के साथ किया है। अगर आप इसी तरीके से जेएनयू के और एग्जामों की भी जीके करना चाहते हैं, आपको जीके जेएनयू के जो और एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पर्सनल असिस्टेंट, इनकी भी साथ में ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जेएनयू में जीके का क्या पैटर्न है। हालांकि ये तो बहुत पुराने एग्ज़ाम हैं, जो आगे 2023 वाले मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा वो तो आपको ज़रूर करने हैं। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो